वेलकम स्टूडेंट्स इन न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्या, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे, एक दो एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं हम बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक दैट इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के डायग्राम्स स्टडी करने से पहले हम एक दो न्यूमेरिकल्स और डिस्कस कर लेते हैं, किस पे बेस्ड है, कनकेव मिरर पे बेस्ड। ठीक है बेटा, तो एक केस लेके चलते हैं जिसमें हमने कंसीडर कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कनकेव मिरर के सामने रखा है और उस ऑब्जेक्ट की आपको हाइट दे रखी है, उस ऑब्जेक्ट की जो कनकेव मिरर के सामने इमेज बता रखी है, उस इमेज की भी हाइट आपको दे दी गई है। ठीक है, और आपको क्या दिया गया है, और आपको ये बता दिया गया है कि वो रियल इमेज बना रहा है। मीन्स क्या क्या चीजें दी गई हैं, जैसे आपको H1 दे दिया, H2 दे दिया, H1 दे दिया मान लेते 4 सेंटीमीटर, और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा मीन्स उस ऑब्जेक्ट की कनकेव मिरर के सामने जो इमेज बनी है उसकी हाइट कितनी दे देते मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और ये बोल दिया गया कि वो कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है। कौन बना रहा है, कन्वर्जिंग मिरर। अब की बार है ना, आपको ये नहीं बोला इसने साफ साफ कि कनकेव मिरर है, क्या वर्ड यूज कर दिया, कन्वर्जिंग मिरर यूज किया है। ठीक है, अब कन्वर्जिंग मिरर से आपके माइंड में फटाफट जाना चाहिए कि जो कन्वर्जिंग मिरर होता है उसकी जो इमेज बनाई जाती थी, मींस जो रेज को वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक ही पॉइंट पर फोकस करता है। जबकि जो डाइवर्जिंग मिरर मींस कन्वेक्स मिरर है वो रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फैलाता है उनको। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या दिया है आपको, इसको यू दे दिया मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट उसके सामने जो रखा गया है वो मान लिया हमने कहां पर दिया है, 15 सेंटीमीटर पर दे दिया। ठीक है, इतना डाटा देने के बाद इसने आपसे पूछ लिया फोकल लेंथ फाइंड आउट करो, वी फाइंड आउट करो, और उसका पूरा राइट रे डायग्राम वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स आप उसके बारे में बताओ। इमेज कैसी होगी, उल्टी होगी, सीधी होगी, वर्चुअल होगी, रियल होगी, कैसी है कैसी नहीं है, सारी चीजें पूछ ली भाई। ठीक है, तो चलो प्रोसीड करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्वांटिटी है आपको हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये डाटा आपको दे रखा है। फाइंड आउट क्या करना है, v और f फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला जानते हैं आप, मिरर फॉर्मूला, क्या 1/v + 1/u = 1/f, ये फॉर्मूला जानते हैं। ठीक, क्या ये फॉर्मूला आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकता है या f की वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकता है। तो इसमें आपका v भी यूज है और f भी यूज है, जबकि इन दोनों में से हमें दोनों ही मिसिंग है, ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं। तो v और f दो चीजें अननोन होने की वजह से केवल एक के बेसिस पे आप थर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये तो अभी के लिए हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। अब जो और डाटा आपको दे रखा है उसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे वो देखो। H2 दे दिया, H1 दे दिया और U दे दिया। भाई आपने एक वर्ड सीखा था क्या, मैग्निफिकेशन सीखा था, राइट। अब मैग्निफिकेशन सीखा था आपने, तो मैग्निफिकेशन क्या सीखा था, S2/H1 = -V/U, ये याद है आपको। अब एक बात का और ध्यान रखें, इसने एक वर्ड यूज किया है क्या, रियल इमेज। कैसी बोली है, रियल इमेज। और रियल इमेज के लिए आपको ध्यान रखना होगा, रियल इमेज आपके कहाँ बनेगी, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। और मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन में कि जब भी हम साइन कन्वेंशन के बेसिस पर मींस जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो साइन कन्वेंशन आपको बहुत अच्छे से यूज करना है। जो भी डिस्टेंस आपको प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर करना है वो आप नेगेटिव लोगे, जो भी डिस्टेंस आपको प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करना है उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करके चलोगे। तो H2 की वैल्यू क्या है आपके पास, H2 कितना है, 8 सेंटीमीटर है, 8। लेकिन H2 क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, इमेज कैसी है, रियल, रियल इमेज कैसी बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। तो आप उस डिस्टेंस को नेगेटिव लेके चलेंगे, ये ध्यान रहे नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों लिया है। और उसके बाद आपके पास H1 क्या है, 4 सेंटीमीटर है। H1 ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे तो ऊपर वाला डिस्टेंस तो आपने पॉजिटिव लेना है, तो ये हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। उसके बाद -V/U, v डिस्टेंस
तो आपको पता नहीं है, यू आपको पता है। यू आपने सीखा था हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। लेफ्ट साइड में रखेंगे तो पोल से उस लेफ्ट साइड वाले का डिस्टेंस मेजर करते वक्त आप देखोगे कि आप इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यू के साथ आपने साइन लगाना पड़ेगा क्या, -50। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे v की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, प्लस 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या आ गया -2। वैल्यू किसकी चाहिए, v की। मीन्स इस लाइन को और सिंप्लीफाई करके लिखूं मैं तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ऊपर है -2, 4 2 जा -2 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो v की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -30। v की वैल्यू कितनी आई है बेटे, -30 आई है। ठीक है, v की वैल्यू आई है आपके पास -30। अब और क्या, एक काम तो सोल्व हो गया अपने पास, और क्या चाहिए आपको, f भी तो चाहिए था। f जानने के, f को फाइंड आउट करने के लिए अब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, क्या 1/v, v कितना है -30 प्लस 1/u, u कितना है -50 इज इक्वल टू 1/f, राइट। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, -30 -1 -2 इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -3/30 इज इक्वल टू 1/f। तो 3 से कैंसिल आउट होके कितने आ जाएगा, 10। तो यहां से इस तरह से f की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -10। f की वैल्यू कितनी आ गई, -10। अब इसको आप थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करो। कैसे, जो हमने थ्योरी में स्टडी किया था, हमने थ्योरी में क्या स्टडी किया था, उसके बेसिस पे, उस थ्योरी वाले बेसिस पे क्या इस डाटा को एनालाइज करके आप ये बता सकते हो कि जो अपना ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा गया है, f पर रखा गया है, 2f पर रखा गया है, 2f से परे है या कहाँ पर है। तो देखो फोकल लेंथ कितनी है, 10, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 15 पर। तो पोल से और फोकस का बीच का जो डिस्टेंस था उसको हमने फोकल लेंथ कहा था, तो वो कितना है 10, ऑब्जेक्ट कितने पे 15 पे। इसका मतलब फोकस से लेफ्ट साइड में है ऑब्जेक्ट, मींस, और फोकल लेंथ अगर 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा, 20 पर। तो f और 2f, f है 10, 2f है 20, लेकिन ऑब्जेक्ट कितना है 15। तो ऑब्जेक्ट कहां पर आया, f और 2f के बीच में आया। ऑब्जेक्ट कहां पर आया, f और 2f के बीच में, क्योंकि f है 10, 2f है 20 और ऑब्जेक्ट कहां पर 15 पर। तो जब भी अपना ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा जाता था तो उसकी इमेज कहां बनती थी, 2f से परे। 2f से परे मींस 20 के बाद में इमेज बननी चाहिए थी, तो 20 के बाद में अपनी इमेज कहां बन रही है, 30 पर। इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन है वो सारी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसके बेसिस पे आप ये भी चेक कर सकते हो कि अपना जो आंसर आया है वो सही आया क्या गलत आया है। ओके, अभी इसी चीज को अगर आपने डायग्रामेटिकली दिखाना है तो आप डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं। कैसे, ये आपने बना लिया एक कनकेव मिरर और यहाँ पर आपने यूज किया है, इसका मान लेते हैं f और ये क्या है 2f। ठीक है, फोकल लेंथ आप इसकी यहाँ पर कितनी दिखाओगे, 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस इसका कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, राइट। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, f और 2f के बीच में, मींस 15 पर। तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो रूल लगाओ, एक रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और चली जाएगी कहां से, ये चली गई आपकी फोकस में से। कहां से चली गई है, फोकस में से। और दूसरी रे ऑफ लाइट आई है, कहां से आई है, इसको थोड़ा सा, ये हमने फोकस माना था, ये फोकस में से आई है इस तरह से। और दूसरी रे ऑफ लाइट आई है अपनी फोकस, कहां से आई है, पोल पे जितना एंगल बनाते हुए आई है उतने एंगल से आप इसको क्या कर दोगे, रिफ्लेक्ट कर दोगे। तो ये उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी। चलो इसका दोबारा से बनाते हैं डायग्राम। ये आपके पास कनकेव मिरर है, ये इसका क्या है पोल, और ये हमने मान लिया f, ये हमने मान लिया 2f। तो ये कितना डिस्टेंस था 15, ये कितना है, ये 10 था, ये कितना है 20 है। ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है 15 पर, f और 2f के बीच में। पैरेलल आई, फोकस में से गई, और
और ये जितना एंगल बनाते हुए आई है उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, ये इसमें से उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बन जाएगा, 2f से परे बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस डिस्टेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे तो कितना दिखा देंगे, 30 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको एग्जाम में सोल्व करेंगे तो आपने पूरा ये इसकी लेवलिंग करके दिखानी पड़ेगी। ये ऑब्जेक्ट ए भी मान लिया और इसकी जो इमेज बनी है वो क्या बन गई, a डैश b डैश बन गई। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ओवरऑल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पार्ट्स में। इसके ऑब्जेक्ट जो इमेज की थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बच्चे ने लिखा कि नहीं लिखा, रियल है, इन्वर्टेड है और 2f से परे है, लोकेशन उसकी कितने पे है, ये सारे एक एक पॉइंट के आपके एक एक दो हाफ मार्क्स डिवाइड होके आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। ठीक है, एक और केस लेके चलते हैं। हाँ जी, तो अब की बार मान लेते हैं हमें दे दी, ये कह दिया भाई रियल इमेज बनाई गई है, v दे दिया 20 सेंटीमीटर, v कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर, और मान लेते हैं फोकल लेंथ भी दे दी कितनी 10 सेंटीमीटर, साथ में बोल दिया कनकेव मिरर है या फिर ये कह दिया जाए कन्वर्जिंग टाइप मिरर है। ठीक है जी, और ये दो चीजें देने के बाद इसने आपसे पूछ लिया मैग्निफिकेशन बताओ भाई इसके द्वारा कितनी प्रोड्यूस की जाएगी, और इसका u बताओ और डायग्राम वगैरह बनाओ, सारी डिटेल बना के दो मीन्स इसकी। ओके, सो प्रोसीड करते हैं। फॉर्मूला आपको बताया क्या, 1/v + 1/u = 1/f। v कितना है 20। ध्यान रहे अब आपके पास इमेज कैसी थी, रियल। रियल मीन्स इमेज आपकी कहाँ बनी है, मिरर के लेफ्ट साइड में। मिरर के लेफ्ट साइड में बनी है तो इसको आप कैसा लेके चलोगे, नेगेटिव मीन्स -1/20 लेके चलेंगे, प्लस 1/u = फोकल लेंथ। अब मिरर कैसा था, कनकेव। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, तो इसको आप क्या लेके चलोगे, -1/10। ठीक है, ये 1/20 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 1/u आपके पास क्या आ जाएगा, -1/10 प्लस का 1/20, और एलसीएम आपने ले लिया इस तरह से 20, तो ये आ जाएगा -2 प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू -1/20। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -20। ठीक है जी, u आया है -20 और v भी कितना था, -20। मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा गया था, इसका मतलब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इमेज बन रही है 20 पे, तो इमेज आपकी फोकल लेंथ 10 है, इमेज बन रही है 20 पे, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, 2f पर। और 2f पर अपनी इमेज केवल और केवल एक कंडीशन में बन सकती है, जब अपना ऑब्जेक्ट भी कहाँ पर हो, 2f पर ही हो। ठीक है, तो 2f पर जब अपनी इमेज बनती थी तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, साइज अपना सेम आएगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और लोकेशन कहाँ होगी, 2f पर होगी। तो डायग्रामेटिकली भी आप इसको बना देंगे, डायग्राम आपने सीख रखा था, नॉट ए बिग डील। ओके, अब इसने एक क्वेश्चन और पूछा था, इसने आपसे क्या, m के बारे में पूछ रहा है। तो m के बारे में आप क्या जानते हैं, S2/H1 = -v/u। तो H2 और H1 तो इसने कुछ दिया नहीं, डाटा अपने को नहीं दिया तो कोई बात नहीं, v और u है अपने पास, तो वहां से हम इसको निकालेंगे। m = क्या, S2/H1 = -v। v कितना है, -20, u कितना है, -20, तो कैंसिल आउट। S2/H1 आपके पास क्या आ गया, -1, मीन्स S2 = -H1। तो दोनों जो ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज, दोनों की हाइट तो क्या आई है, इक्वल आई है, बट नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अपनी इमेज बनेगी वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, दैट इज रियल इमेज बनेगी अपनी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके और भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपको टाइप बता दी गई है, अब आप इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट हम अब प्रोसीड करेंगे कन्वेक्स मिरर की तरफ। तो कन्वेक्स मिरर के डायग्राम्स स्टडी करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, क्या तब तक कन्वेक्स मिरर क्या था। कन्वेक्स मिरर की पहचान आपने क्या बताई थी कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे होता है, और उसको हम दूसरा क्या नाम देते थे, डाइवर्जिंग मिरर भी बोल देते थे। ठीक है, तो अब हम उसके
अभी तक क्योंकि हमने सारे जो डायग्राम डिस्कस किए हैं वो कनकेव मिरर के बेसिस पर ही किए हैं, और जितने भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं वो भी कनकेव मिरर के बेसिस पर किए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कन्वेक्स मिरर को। हाँ जी, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज कैसे बनाई जाती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने लेके चले एक कन्वेक्स मिरर। ये मिरर तब तक नहीं होगा जब तक आप इसका एक हिस्सा पेंटेड नहीं कर देते हो। तो अगर मैं इसका ये वाला हिस्सा पेंटेड कर देती हूँ तो अब ये अपना क्या बन चुका है, ये अपना कन्वेक्स मिरर बन चुका है। क्योंकि कन्वेक्स मिरर की हमने आइडेंटिफिकेशन क्या बताई थी, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, जिस स्फीयर का ये पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपोजिट साइड में होता है, इधर ना होके इस सेंटर की तरफ ना होके इससे अपोजिट साइड में होता है। ठीक है, तो ये हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन बताई थी। ये इसका क्या अज्यूम कर लिया भाई, पोल, और पोल से ये यहाँ पर मान ली इसकी क्या है, फोकस है, और फोकस से ही इतने डिस्टेंस पर हमने क्या मान लिया, इसका सी मान लिया। तो बेटा इसके बारे में हम बता दें आपको, कन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है, वो हमेशा एंड हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। तो वो अगर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है तो इसमें आपका एक काम आसान हो गया कि इसमें आपको कनकेव मिरर की तरह इतने ज्यादा डायग्राम नहीं बनाने। इसके केवल हम दो ही केस डिस्कस करेंगे। क्या क्या, एक तो एक बार आप ऑब्जेक्ट को रख दोगे एट इंफिनिटी, और दूसरा केस इंफिनिटी और पोल के बीच में, इंफिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं पर भी, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल पर कहीं पर भी, क्योंकि वो इमेज उसको हमेशा कैसे बनानी है, वर्चुअल ही बनानी है। ठीक है जी, तो पहला हम केस लेके चलते हैं कि जब अपना ऑब्जेक्ट कहां पर हो, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, अपना इंफिनिटी पर हो। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है। तो इंफिनिटी के लिए हमने आपको क्या बता रखा है कि इंफिनिटी में हम क्या मान के चलते हैं, रेज ऑफ लाइट बहुत दूर से आ रही है, मींस हमने कंसीडर कर लिया कैसे आ रही है, पैरेलल रेज ऑफ आ रही है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई है आपकी। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अब देखो, क्योंकि क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है उसका जो फोकस पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड में है। तो इसलिए हम वो जो कनकेव मिरर में हमने रूल सीखा था कि रिफ्लेक्शन के बाद अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, तो वो हम यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे एज इट इज। क्यों, क्योंकि इस रिफ्लेक्शन इसका इधर हो रहा है और इधर इसका फोकस है ही नहीं। तो इसमें उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे उस रूल में, क्या कि अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस में से आई है, मींस ये हमें यूं लगेगा कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से जानी चाहिए थी। अब है तो मिरर, ये हिस्सा तो पेंटेड हो गया, तो इस साइड तो ये जा नहीं सकती, वैसे नहीं जा सकती, तो हम इसको इस तरह से ऐसे निकाल देंगे यूं कि ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली गई। क्यों, पैरेलल आई थी, फोकस में से जाना चाहिए था, लेकिन ये सेपरेटेड है तो जा नहीं सकती, तो हमें ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी जाती हुई दिखाई दी, तो हमें लगेगा कि ये कहां से आई होगी, ये इस तरह से फोकस में से आई होगी। ठीक है, सेम केस इसमें भी, ये इस तरह से बढ़ा दिया और ये आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन इसका इस तरह से दिखेगा। अब आप देख सकते हो अच्छे से कि ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर भी नाम इसका हम लेके चलते थे, डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर इसको क्यों कहा जाता है, आप अच्छे से देख सकते हो कि ये पैरेलल रेज आई और पहले तो इनके बीच में इतना गैप था, अब इसने इसको क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, ज्यादा गैप हो गया ना रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में। ठीक है, तो अब इस इमेज की करैक्टरिस्टिक्स बताओ भाई। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है, इमेज की करैक्टरिस्टिक्स में क्या बताओगे, वर्चुअल इमेज है, साइज स्मॉल है और इरेक्ट है और बिहाइंड द मिरर है। ये सारी बातें आप इसको बोलोगे, वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज, और आप इसके लिए एक दूसरा वर्ड डिमिनिश्ड साइज भी वर्ड यूज कर सकते हो। डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसको बहुत ही छोटा साइज दिखा रहा है उसका, वेरी स्मॉल साइज। इमेज कहां पर बन रही है, बिहाइंड द मिरर, और इरेक्ट है और वर्चुअल है।
ये बात हमने पहले ही बताई थी कि कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, राइट। तो ये तो इसका एक केस था। दूसरा केस, अब इसने बनाने तो वर्चुअल इमेज ही है, तो क्यों ना हम इसको ज्यादा इसके केस 2f वगैरह तो वैसे भी इसके इस साइड आते हैं, तो हम इसका केस दूसरा केस क्या लिखेंगे, पोल और इन्फिनिटी के कहीं पर भी इन बिटवीन। तो ये हमने एक दूसरा कन्वेक्स मिरर कंसीडर किया, ठीक है। और ये मान लेते हैं इसका फोकस है और ये मान लिया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हाँ, एक बात और, अगर मैं आपसे पूछूं कि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप कैसे बताओगे? कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है बेटे वो कैसी होती है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमें अपने साइन कन्वेंशन में सीखा कि सारे डिस्टेंस आपने कहां से मेजर करने हैं, पोल से मेजर करने हैं। अब पोल से डिस्टेंस मेजर करने हैं, इंसिडेंट रे कैसे आएगी, इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, और इस फोकल लेंथ तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए मींस आपको यहां से इधर जाना पड़ रहा है, तो ये उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्या, इसका दूसरा केस, दैट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, इसके बीच में कहीं पर भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो हमने कंसीडर कर लिया, मान लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर है भाई, ठीक है। यहाँ पर है तो एक रे ऑफ लाइट आई ऐसे पैरेलल, और पैरेलल आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें क्या फील होना चाहिए कि ये कहाँ से आई है, फोकस में से निकल के आई है। हमें ऐसे लगेगा कि ये कहाँ से आई है, फोकस में से आई है, और इन रेज को आप कैसे दिखाओगे, डॉटेड दिखाओगे, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से चली जाएगी, इसी की स्ट्रेट लाइन दिखानी है आपको, ये ऐसे आई है जैसे यूं, ठीक है। अब दूसरा आपने मान लिया क्या कि ये पोल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए आई है ऐसे, तो जितना एंगल बनाते हुए आई है उतने एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उतने एंगल से ये एंगल मान लिया हमने आई है, ये एंगल क्या हो गया, आर है, तो उतने एंगल से ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। तो अब आप देखो, एक रे तो इधर गई भाई, एक रे इधर आ गई, क्या आपको चांसेस लग रहे हैं कि ये दोनों कहीं पर इधर जाके मिलेंगी, नॉट पॉसिबल। तो इन दोनों के बीच में जो साइज है, जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये इधर तो कहीं मिल नहीं सकती, तो हमें लगेगा कि ये शायद यहाँ कहीं पर मीट कर सकती है इस पॉइंट पर, तो हम मान लेंगे कि इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, ये लाइक दिस, ए बी, तो ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो इसके बारे में फिर से ध्यान रखना, वर्चुअल इमेज है, डॉटेड बनाओगे वर्चुअल। अब इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ ली जाए तो क्या बताओगे, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर, और क्या बताओगे, वर्चुअल है जी, वर्चुअल है तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी, साइज कैसा है, स्मॉल साइज है, वेरी स्मॉल साइज है, ठीक है। तो ये चार बातें आप इसके बारे में बता देंगे, राइट, ओके। अब एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में आपने क्या लिखा था बेटे, h2/h1 ये लिखा था। तो मैग्निफिकेशन को देख के भी आप कई चीजें बता सकते हो, जैसे अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी आती है ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन, ये कन्वेक्स मिरर में तो आपने दो ही डायग्राम बनाने थे, दो डायग्राम आपके हो चुके हैं। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं मैग्निफिकेशन दोनों की, ताकि कंपेयर करके आप इनमें डिफरेंस अच्छे से समझ सको। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है h2/h1, m इज ग्रेटर देन 1 अगर आपको दे दी, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या हुआ, m की वैल्यू क्या है आपकी, ग्रेटर देन 1 है, m की वैल्यू क्या है आपकी, ग्रेटर देन, m की वैल्यू है ना ग्रेटर देन 1, ये m की वैल्यू h2/h1 है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मींस ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये क्या आ जाएगा, h1 इज ग्रेटर देन h2, मींस
आपकी जो इमेज है, इमेज की हाइट है वो क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। इमेज की हाइट बड़ी आने का मतलब क्या हुआ कि उस मिरर ने उस इमेज को कैसा करके दिखा दिया, मैग्नीफाई करके दिखाया है। ठीक है, अब इमेज को मैग्नीफाई करके कौन दिखा सकता है, कन्वेक्स मिरर तो हमेशा कैसी इमेज बना रहा है, छोटी इमेज बना रहा है, और कैसी बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है। अब अगर आपकी जो वैल्यू आई है m की ग्रेटर देन 1 आई है, डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो m की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी कि आपकी इमेज जो है वो कैसी है, रियल है। इमेज, एक मिनट, m की वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव। m की वैल्यू पॉजिटिव कब आ सकती है, या तो ये दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, या तो ये दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। अब दोनों नेगेटिव तो हो नहीं सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो आप हमेशा कहां रखोगे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो m की वैल्यू पॉजिटिव कब आ सकती है, जब अपने दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। तो वर्चुअल इमेज की कंडीशन में ही आपकी m की वैल्यू क्या आ सकती है, पॉजिटिव। और वर्चुअल इमेज अपनी कौन बनाता है, कन्वेक्स मिरर। तो आप हमेशा एक बात याद रखें, अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको m की वैल्यू दी है और m की वैल्यू क्या दी है, पॉजिटिव दी है, तो और क्या बोल दिया कि वर्चुअल इमेज बना रहा है, पॉजिटिव इमेज दे रहा है और डाइवर्जिंग मिरर है, इट मींस वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो कन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहा है। लेकिन सिर्फ m की वैल्यू पॉजिटिव होने से आप ये नहीं कह सकते कि वो कन्वेक्स मिरर की ही बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो अपना कन्वेक्स कनकेव मिरर है, जो अपने पास कनकेव मिरर है बेटे, वो m की पॉजिटिव वैल्यू भी रखता है और m की नेगेटिव भी रखता है। क्यों, m इज इक्वल टू क्या है, S2/H1। m क्या होता है, S2/H1। जो कनकेव मिरर है वो इमेज रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। मींस अगर आप केस देखो उसका कौन सा, बिटवीन f एंड p, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया हो, बिटवीन f एंड p, f और p में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इमेज कैसी आई थी, वर्चुअल। और वर्चुअल तो S2 भी क्या हो गया, पॉजिटिव, H1 भी क्या आ गया, पॉजिटिव। तो m की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। लेकिन बाकी सभी केसेस में इमेज कैसी बन रही है, रियल। रियल मींस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या हुआ, जो अब m की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसमें S2 क्या आ जाएगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होने की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो कनकेव मिरर है उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की मैग्निफिकेशन होती है, लेकिन जो अपना कन्वेक्स मिरर है उसके पास केवल और केवल पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होती है। और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो भी पॉजिटिव होती है, जो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी, इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।